ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था, जिसमें हम किस चैप्टर को या किस क्लास को फॉलो कर रहे थे, तो एनसीईआरटी की बुक्स को हम फॉलो करते हुए चल रहे थे, जिसमें हम क्लास 3 और क्लास 4 की पूरी बुक्स फिनिश कर चुके थे और क्लास 5 की हमने बुक स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैं आपको एक टॉपिक करवा रहा था, ट्रेवल। क्या करवा रहा था, यात्रा करवा रहा था, जो कि एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव जानी था, वो अपने छोटे से फ्लैट जो कि मुंबई में रहा करता था, वो फ्लैट जो है उसको छोड़कर, जो अपना ऑफिस से घर से ऑफिस आ रहा था, उस चीज को छोड़कर एक छोटे से ट्रिप पर निकला था और उसी के बारे में वो जानकारी दे रहा था कि कैसे वो राजस्थान मुंबई से निकला और छोटे मोटे गांव छोटे मोटे शहरों से होकर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से पहुंचकर डायरेक्टली वो कहां गया, मनाली, और मनाली से ठंडे रेगिस्तान लेह लद्दाख गया और वहां की वो विशेषताएं बता रहा था। फिर वहां कुछ दिन रुकने के बाद वो डायरेक्टली कहां चला गया, चांगथांग के इलाके में पहुंच गया और वहां पर एक नामग्याल के व्यक्ति से मिला जिसका नाम क्या था, नामग्याल, जो कि चांगपा जनजाति के लोगों के अंतर्गत रहा करता था। इतने बड़े इलाके में, जो कि उतना बड़ा मैदानी इलाका था, उसमें केवल 5000 लोग ही रहा करते थे। वहां तक हमने अच्छे तरीके से डिटेल में सारी की सारी प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूंगा प्रीवियस जो लेक्चर था वो अटेंड कर लीजिएगा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम वहीं से ही उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो और देर ना करते हुए दोस्तों हम क्या कर रहे थे, तो हम कर रहे थे क्लास 5 यानी कि कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम रखा गया है बसेरा ऊंचाई पर। तो इसका हमने आधा चैप्टर ये जो है कंप्लीट कर लिया था, बचा हुआ जो चैप्टर है हम आज से शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, चांगपा जनजाति का जो चांगथांग इलाके में रह रहे थे, उसमें जो नामग्याल का व्यक्ति था, उसने गौरव जानी को अपने टेंट में आने के लिए इनवाइट करा और गौरव जानी उसके टेंट में जाकर अलग अलग जो विशेषताएं दिख रही थी वो उसके बारे में बता रहा था। ठीक है, चलिए वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि वो टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। क्या बोला इसने कि जैसे ही नामग्याल इसको अपने टेंट में ले गया तो टेंट के अंदर जाते ही इसने देखा कि टेंट जो है वो बहुत बड़ा था, अच्छा खासा बड़ा टेंट था और उसमें वो आराम से सीधा खड़ा हो सकता है। ये टेंट नहीं कि नीचे झुक कर जा रहा हूँ, आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। जो कि वो बोल रहा है कि मैं अपने टेंट में ऐसा नहीं कर पाता। जो गौरव जानी का अपना टेंट है जिसमें वो खुद रहता है, उस टेंट में जब भी वो जाता है तो छोटा सा टेंट है, उसमें केवल वो लेट सकता है, ऐसे खड़े होकर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकता है। तो साफ बोलता है कि मैं अपने टेंट में ऐसा नहीं कर सकता। आगे बोला है कि रैबो, आप सही बच्चों को मैंने कल बताया था कि ये जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं अपने टेंट को रैबो बोलते हैं। ओके, तो रैबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना क्या था, बड़ा था। ये साफ साफ बोल रहा है गौरव जानी कि जैसे ही मैं उस टेंट के अंतर्गत गया, वो टेंट जो है वो इतना बड़ा था कि जो मेरा एक रूम का फ्लैट है मुंबई में जिसमें वो रहता था, उतना बड़ा उसको वो बता रहा था। आगे बोला कि 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। क्या बोला गया, ये जो पूरा का पूरा टेंट था 2 बड़े बड़े डंडों के सहारे ये खड़ा था। आगे बोला कि रैबो के बीच जो टेंट था उसके बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। तो साफ साफ इसने बोला कि जो टेंट है उस टेंट को पूरा कवर नहीं कर रखा उन्होंने, बीचों बीच एक छेद बना रखा और उस छेद के अंतर्गत जो भी अंदर खाना पकाते हैं चूल्हे के ऊपर, तो चूल्हे से जो धुआं निकलता है वो धुआं डायरेक्टली कहां से निकलता है, तो ये रैबो के बीचों बीच जो छेद है इसी छेद के द्वारा वो धुआं बाहर निकल जाता है। आगे बोला नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का जो ये डिजाइन है वो 1000 साल से भी पुराना था। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन अभी आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया था कि जो रैबो होता है, जो कि चांगपा लोगों की जनजातियों का जो टेंट होता है, इनका जो ये डिजाइन होता है वो कितने साल पुराना है। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार फिर पूछा जाएगा तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना जो है इनके ये टेंट का डिजाइन है। ओके, तो जैसे ही गौरव जानी टेंट के अंदर गया तो इसने ये अलग अलग चीजों के बारे में विशेषता बताई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो रैबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। आप सभी बच्चों को पता होगा जो चांगपा लोगों की जनजाति होती है, इनकी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, मैंने आपको कल बताया था, इनकी भेड़ बकरियां ही थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हीं भेड़ बकरियों के बालों से मशहूर पाशमीना ऊन बनाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा कीमती होती है, इसलिए इनके लिए ये जो थी वो बड़ी संपत्ति थी। जितनी भेड़ बकरियां ज्यादा होंगी उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर या कद माना जाता है। तो इसलिए बोला गया जो रैबो था, इनका जो घर था, टेंट था, उसी के आसपास भेड़ बकरी रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, सीधी सीधी सी बात है, आपने अलग अलग बाड़े बनाए होते हैं, जैसे गांव घर में आप रहते हो तो गाय के लिए अलग, भैंसों के लिए अलग जगह बनाई होती है ना, वैसे इन्होंने भेड़ बकरियों को रहने के लिए एक बाड़ा सा बना रखा था, जिस बाड़े को ये लोग क्या कहते थे, लेखा कहते थे। क्या कहते थे, लेखा कहते थे। आगे बोल रखा है कि लेखा की दीवारें पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते थे या बनाते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम गांव में जो बाड़ा वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, आसपास के जो लोकल सामान होते हैं उससे। जैसे कि आसपास गांव वगैरह में बांस मिल जाता तो बांस से हम छिप्पी वगैरह पत्ते पत्ते डंडियां काटकर उसका एक बाड़ा बना लेते हैं, या फिर कई जगह पर जो अच्छे खासे परिवार होते हैं वो दीवारों से बना लेते हैं, या फिर कोई और होते तो अलग अलग तरीके से वो रस्सी रस्सी से बांधकर बना लेते हैं। तो इनके यहाँ पर जो है वो पथरीला इलाका है, तो पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इन्होंने एक लेखा यानी कि बाड़ा तैयार कर रखा है। तो पत्थर और चट्टानों के एक दूसरे के ऊपर रखकर उसको बना रखा है। आगे बोला है कि हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। जैसे कि आजकल आप अपने गांव घरों में देखोगे तो रंग से पेंट कर दिया जाता है गाय भैंसों को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो अपने अपने बकरियों के ऊपर, भेड़ों के ऊपर एक खास निशान बना देते हैं जिसके कारण ये पहचान सके कि इसकी बकरी है, ये मेरी बकरी है। ठीक है, आगे बोला है कि रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर गिन कर चराने ले जाते हैं और ये जो काम करते हैं वो औरत और जवान लड़कियों का रोज का काम है। क्या बोला गया कि रोज जो ये भेड़ बकरियां होती है इनको लेखा यानी कि जो बाड़ा है वहां से निकाल कर गिन कर जो घर की औरतें हैं, जो घर की
जवान लड़कियां हैं वो इन्हें चराने के लिए बाहर मैदान में, जो जहां पर मैदान मिलता है वहां रुकते हैं, वहां ये ले जाती है। रोज का काम है उनकी औरतों, उनकी जवान लड़कियों का। ठीक है, तो ये देख सकते हो डायरेक्टली ये सारे के सारे बिंदु लिखे हुए हैं चांगपा के जनजाति के लोगों के बारे में, उनके कामकाज के बारे में। ठीक है, अब यही सही मैंने आपको बोला, ये जो बकरियां पालते हैं, पाशमीना बकरियां होती है, जो कि जितने ठंडे इलाके में रहते हैं उतने ही उनके शरीर पे नरम बाल आते हैं और उन्हीं से ही एक महंगा पाशमीना ऊन बनाया जाता है। अब पाशमीना उनकी क्या खासियत है, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में दे रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि दुनिया में मशहूर पाशमीना, क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि माना जाता है कि एक पाशमीना शॉल 6 स्वाटर के बराबर गर्म होती है। तो क्या बोला मैंने आपका कि ये जो गर्मी देती है वो कितने स्वाटर के बराबर देती है, तो 6 स्वाटर के बराबर। तो पहला बिंदु यहां से ये निकला, पाशमीना जो एक शॉल होती है नॉर्मल, वो 6 स्वाटर जो आप पहन लोगे ना अपने शरीर पर, उतनी बराबर गर्मी दे देगी आपको एक शॉल। पहला क्वेश्चन आपका अच्छा मिला आपको। अगला, इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं, गर्म बहुत होती है लेकिन होती पतली सी या मोटी सी नहीं होती। आगे बोला है कि यह पाशमीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दी में तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो शॉल बनती है वो एक स्पेशल प्रकार के ऊन, जिसे पाशमीना ऊन बोलते हैं, उनसे बनती है, जो एक स्पेशल प्रकार की बकरी, जो कि पाशमीना बकरी होती है, जो लगभग समुद्र लेवल से 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती है, जहां का टेम्परेचर 0, क्या बोला है, जहां का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड या -40 डिग्री के बराबर टेम्परेचर होता है, वहां पर ये बकरी सर्वाइव कर पाती है और वहां पर ये रहती है। वहां की बकरियों के बालों से ये बनता है। ठीक है, आगे बोला है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए जो बकरियां होती है वो अपने शरीर के ऊपर बहुत ही बारीक और नरम बाल उनके उगाते हैं, अपने आप वो नेचुरली रूप से उगा लेती है। ठीक है, जो गर्मियों में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे या तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। क्या बोला, ये इतनी ऊंचाई पर रहती है जहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो ये अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक बाल उगा लेती है, जो कि सर्दियों के दिनों में आ जाते हैं और गर्मियों के दिनों में बाल झड़ जाते हैं। और इन्हीं बालों की मदद से पाशमीना ऊन बनाई जाती है और ये बाल इतने बारीक होते हैं कि अपने हम एक सर के बाल लें और इनके 6 बाल लें तो दोनों की मोटाई जो होगी वो बराबर होगी, इतने बारीक बाल होते हैं। ठीक है, आगे बोला गया, इसलिए पाशमीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर या कारीगर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पाशमीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर कोई डिजाइन वाली पाशमीना शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता चला कि पाशमीना बकरी के बाल इतने नरम होते हैं कि इनको मशीनों के द्वारा बुनाई नहीं करी जा सकती, इसलिए हाथ से हैंडमेड होते हैं और हैंडमेड होने के कारण जो है इसको हाथों से आराम से बुन पाते हैं, मशीनों के द्वारा नहीं बुन पाते, काफी बारीक बाल होते हैं, जिसकी वजह से इनको हाथों से बुनना पड़ता है। और ये कोई आम कारीगर नहीं कर सकता है, खास प्रकार के कारीगर होते हैं जो कि इसमें निपुण होते हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ में एक बुनकर जो है अगर साधारण शॉल बना रहा है तो उसे बुनने में लगभग कितने घंटे लगेंगे, 250 घंटे। कितने घंटे, 250 घंटे का समय लगेगा। और वही अगर डिजाइन वाली पाशमीना शॉल बननी हो तो देख लो कितना समय लगेगा। साधारण पाशमीना शॉल बनने में ही 250 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल गए। क्या क्या फैक्ट है, एक पाशमीना शॉल जो होती है वो 6 स्वाटर के बराबर गर्म होती है, जो कि किन बकरियों से बनता है, तो पाशमीना बकरियों के जो बाल होते हैं उनसे पाशमीना ऊन बनाई जाती है और उन्हीं ऊनों से ये पाशमीना शॉल बनाई जाती है। जिसे बुनने में कितने घंटे लगते हैं एक साधारण पाशमीना शॉल को, तो 250 घंटे लगते हैं। कहां पर ये बकरियां मिलती हैं, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये ठंडे इलाकों में रहती है, वहां की बकरियों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। ठीक है, बालों से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, कहीं से भी कोई सा भी बिंदु देखने को मिलेगा तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए सभी के सभी बच्चे। चलिए इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए द वर्ड फेमस पाशमीना। वही सारी चीजें सारी की सारी जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो कोई बच्चा हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का है तो कृपया करके वो नोट डाउन कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, समझ गए सभी के सभी बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है शिक्षक संकेत, क्या लिखा है, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये चांगथांग जो इलाका था, यहाँ पर चांगपा जो जनजाति थी वो रहती थी, तो चांगपा जनजातियों के द्वारा ये जो चांगथांग का मतलब होता है वो क्या होता है, तो एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे इतना बड़ा इलाका था, वहां पर केवल कितने लोग रहते थे, केवल 5000 लोग रहते थे। ठीक है, आगे बोला है बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, आपकी क्लास में जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होगे, 30 बच्चे आपके सामने बैठे होंगे, तो आपकी क्लास के अंतर्गत ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लास में भी अलग अलग प्रकार की विविधताएं होंगी, तो उनकी भाषा में अलग अलग शब्द होंगे, उन शब्दों के बारे में आप बच्चों से बातचीत करवा सकते हो ताकि नए नए शब्दों के बारे में बच्चों को जानकारी मिले, नई नई भाषाओं के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, आगे बोला है कि ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कई बार मैंने आपको बोला, जैसे गौरव जानी 5000 की मीटर की ऊंचाई पर चढ़ा था तो ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, सर दर्द आ रहा था, चक्कर हो रहा था। क्यों, क्योंकि हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल वहां पर कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए गौरव जानी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। बस आप उन्हें बोलो कि एक ऐसी हवा का परत है जो कि हमें नीचे मैदानी भाग में अच्छे से मिल पाती है और ऊपर पतली हो जाती है, हल्की हो जाती है वो हवा। ओके, तो बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल होता है। पहाड़ पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग जो होते हैं, पर्वतारोहण जो होते हैं, जो माउंटेनिंग करते हैं, वो अपने साथ सबसे स्पेशल सामान क्या लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। कंबल, स्लीपिंग बैग, हंटर शूज वगैरह वो दूसरी बात है, लेकिन वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि सांस लेने में दिक्कत हो तो उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आगे बोला है बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे, उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखो देखो दोस्तों, ये चांगपा जो लोग हैं वो इतनी ठंडे इलाके में क्यों रहते हैं, कमाई करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना आय
का स्रोत के लिए, ताकि वो पानी उनको बेच सके, इसलिए वो ठंडे इलाके में रहते हैं। तो इस चीज के बारे में आप बच्चों से बातचीत करवा सकते हो कि लोगों को अपने पेट पालने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और कितनी कठिनाइयों से भरे अलग अलग कार्य हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में बच्चा क्या होगा, संवेदनशील होगा और बच्चा इन चीजों के बारे में जानकारी ले पाएगा। तो डायरेक्टली हम इन चीजों के बारे में बच्चों से बातचीत करवा सकते हैं। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चले तो लिखा हुआ है श्रीनगर की ओर। अब जो है ये गौरव जानी कहां की ओर निकल पड़ा, श्रीनगर की ओर निकल पड़ा। ठीक है, देखिए फिर कुछ दिन में क्या है, फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा, वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। क्या बोला ये, अब ये जो है श्रीनगर चला गया और श्रीनगर में आगे थोड़ी दिन रुका, वहां पर ये अलग अलग प्रकार के घर देखकर परेशान हो गया, बहुत हैरान था। जैसे कि श्रीनगर के घर एक नजर, तो ये देख सकते हो ये श्रीनगर के इसने घर देखे। जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है कि श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा श्रीनगर में डल लेक है, ठीक है, डल झील है, तो डल झील में जो है अधिकतर जो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट वगैरह, वो इस प्रकार की हाउस बोट होती है। किस प्रकार की, इस प्रकार की हाउस बोट होती है जो कि अंदर से काफी अच्छी आलीशान होता है, अच्छा खासा देखने को होता है अंदर से। ठीक है, जिसकी लंबाई बोली गई है 80 फुट है और जिसकी चौड़ाई बोली गई है वो 8 से 9 फुट है। और इसी के अंतर्गत जैसे कि आप बाहर कहीं घूमने जाते हो तो धर्मशाला हो गया या रुकने के स्थान हो गया, होटल वगैरह में आप रुकते हो ना, तो वैसे एक तरीके से मान लीजिए श्रीनगर के होटल जो कि पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ये घर जो कहां पर देखने को मिलते हैं, हाउस बोट श्रीनगर में देखने को मिलते हैं। आगे बोला गया बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अब देखो दोस्तों, श्रीनगर के जो लोकल लोग होते हैं वो इस प्रकार के घरों में भी रहते हैं, यानी कि पानी पर तैरता हुआ एक छोटा सा नाव के ऊपर घर, जिसे वहां के लोग क्या कहते हैं, तो डोंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, डोंगे कहते हैं, जो कि पानी पर तैरता रहता है। जो कि आप सही बच्चों को यहाँ से पता चला डल लेक जो हो गया या फिर झेलम नदी हो गया, कहाँ है ये, तो ये जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। ठीक है, इन डोंगों में परिवार जो होता है वो रहते हैं और जैसे हमारे मकान में अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं ना, वैसे इन डोंगों में अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां के लोग इस प्रकार के बोटों में रहते हैं। ये टूरिस्ट के लिए हो गया और ये आम लोग जो अपने घर बनाकर रहते हैं उनकी बात होती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि डोंगों में रहने के लिए इस्तेमाल करे जाने वाले जो घर होते हैं कहाँ के लोग करते हैं, तो श्रीनगर के लोग करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलें तो हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर, या क्या बोला है, हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन जिसे हम बोलते हैं खत्म बंद, जो कि जिक्सो पजल जैसा दिखता है, वो बना हुआ होता है। जैसे कि आप ये ऊपर देख रहे हो, ये क्या है, तो ये जो है श्रीनगर के घरों के जो छतें होती है उसके ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है। क्या है, श्रीनगर में जो हाउस बोट वगैरह हो गया, कई बड़े बड़े घर हो गए, उनके अंदर जो छत पर है ऐसे कुछ डिजाइन बने होते हैं जिसे जिक्सो पजल की तरह देखने में लगते हैं, जिसे वहां के लोग क्या कहते हैं, तो खत्म बंद कहते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि खत्म बंद क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए घरों की छत के ऊपर जो जिक्सो पजल के डिजाइन बने होते हैं उन्हीं को ही खत्म बंद कहा जाता है उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के डिजाइन देखने को मिले। साथ ही साथ में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। क्या बोला गया, श्रीनगर की बात नहीं हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर जो होते हैं वो कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत जो होती है वो ढलवा यानी कि टेढ़ी होती है, ढालू होती है ऐसी। ठीक है, तो इन घरों की जो विशेषता है, कहां की घरों की विशेषता है, कश्मीर के घरों की। तो कैसे घर होते हैं दोस्तों, तो पत्थरों काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, जिस पर ये जो है मिट्टी की क्या करते हैं, मिट्टी की पुताई करते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी की पुताई करते हैं और साथ ही साथ में लकड़ियों का भी इस्तेमाल करा जाता है। और इनकी जो छतें होती है वो भी कैसी होती है, ढालू होती है, ढलवा छतें होती है, जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हो। तो घर कहाँ के हैं, तो घर श्रीनगर के। कहाँ के घर है ये, श्रीनगर के घर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियां, ये बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो दोस्तों, ये घर की दीवारें हैं और इनके बाहर देखो एक तिरछी करके एक क्या निकाली गई है, खिड़की निकाली गई। क्या निकाली, एक तरीके से मान लो छज्जा बाहर की तरफ निकाला गया, लेकिन ये छज्जा ना होकर घर की खिड़की है। ठीक है, इसको जो बाहर की तरफ निकाला गया है, यहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ के लोग इसको डब कहते हैं। क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो यहाँ के घर होते हैं, इनकी पुराने घरों की खासियत है कि यहाँ की जो जालीदार खिड़कियां होती है उनको बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, तो यहाँ के लोग इनको क्या कहते हैं, तो यहाँ के लोग इनको डब कहते हैं, जिसमें बैठकर बाहर का नजारा जो होता है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। ठीक है, आगे बोला यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़की पर डिजाइनदार क्या है, मेहराब बने होते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये क्या है, तो ये डिजाइन बने हुए जिन्हें मेहराब कहा जाता है। कहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ की खासियत है लोगों की पत्थर, ईंट और लकड़ी के द्वारा घर बनाते हैं और साथ ही साथ में दरवाजे और खिड़की के ऊपर एक डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है आप खिड़की के ऊपर, इन्हें ही यहाँ के लोग क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बने हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बुक में दिए हुए, तो कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी भी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में इतने हैं कि अभी तक सीटेट ने उनको हाथ भी नहीं लगाया, तो एकदम से वो हाथ लगा देंगे ना आपकी, तो ऐसे नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिंदु आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलें तो यात्री जो डल झील थी, मैंने आपको बताई थी डल झील श्रीनगर में है, वहां में वो शिकारे में घूमने का मजा उठाते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो, एक छोटी सी नाव होती है जिसमें 2-3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और इन्हीं नाव के द्वारा जो है वो पूरी झील का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, जो कि वहां के लोग इसको क्या कहते हैं, तो शिकारा कहते हैं। क्या कहते हैं, शिकारा कहते हैं। ठीक है,
आगे बोला गया, क्या आप पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? देखो ये दोस्तों, ये चित्र दे रखा है और बोल रहा है कि आप ये पहचान सकते हो। कश्मीर में हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इन दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि कश्मीरी जो लोग होते हैं, कश्मीर के जो लोग होते हैं, वो अपने खाने के लिए रोटियां जो होती हैं वो घर में नहीं बनाते हैं। हर गली कूची पर एक आपको बेकरी देखने को मिलेगी जो कि रोटी ही बेचते हैं, तो वहां से वो अपने घर के लिए रोटी खरीद के लाते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है, सोचो और अंदाजा लगाओ। क्या यह लकड़ी और मिट्टी के घर है जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वह बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से क्या निकला आपका कि एक बकरवाल जनजाति है जो कि बकरियां पालकर अपनी क्या करता है, गुजारा करता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने एक मूवी देखी होगी सनी देओल की द हीरो, ठीक है, जिसमें प्रीति जिंटा जो बनी होती है वो क्या बनी होती है, वो बकरवाल लोग ही बनी होती है, जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में देखने को मिल रही थी। बकरियां वगैरह चलाते थे वो लोग, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि बकरवाल जनजाति के लोग जो इनका कार्य क्या है, तो बकरियों को चराने का कार्य है, और साथ ही साथ में ये जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी और मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देखोगे, क्या है ये, देखो ये इमेज कैसे घर बने हुए, देखो मिट्टी और लकड़ी के घर बने हुए हैं। तो जब गर्मियों का दिन होता है तो पहाड़ियों के ऊपर आकर अपनी बकरियों को ये चराते हैं और इन्हीं घरों के अंतर्गत रहते हैं। लेकिन जब सर्दियां आ जाती हैं तो इन घरों को ये छोड़कर नीचे वाले इलाके में आ जाते हैं और ये जो है ऐसे ही सुनसान पड़े रहते हैं। तो ये लकड़ी के और मट्टियों के बने हुए जो घर होते हैं, जो बकरवाल लोग होते हैं, यही इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आकर दोस्तों ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था, पूरा का पूरा जो चैप्टर था, वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। बाकी हमने बचा हुआ रेस्ट पहले कर लिया था और बाकी बचा हुआ आज हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको गलत नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देख लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। तो अगर आपने दोस्तों मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको जमीन से खजाना निकल रहा था, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जमीन से जब पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो उनमें से क्या प्राप्त नहीं होता है, डीजल, मोम, ग्रीस या फिर कोयला। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, जब जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकलता है तो हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, ये सारी की सारी चीजें प्राप्त होती है रिफाइन करने के बाद। लेकिन कोयला नहीं प्राप्त होता। तो कोयला कहां से प्राप्त होता है, कोयले की खदानों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने इसका फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल है, क्या बोल रखा है, यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों या फिर मोटे मोटे लट्ठों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये ऑप्शन जो दिए हुए दोस्तों वो कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये दिए हुए हैं ओल्ड क्वेश्चन के हिसाब से, पुराने क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों, क्योंकि पुराने क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए जो इसका आंसर होना चाहिए था वो पहले किसका पार्ट था, तो वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। किसका, जेएनके का पार्ट था। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जेएनके। बाकी ध्यान रखिएगा, अब जो है इसमें लेह और लद्दाख ऑप्शन दिखेगा तो लेह और लद्दाख को आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो अभी आप जम्मू कश्मीर टिक कर लीजिए क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि सभी बड़े शहर सड़क पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता होगा, वो बच्चे जो है वो बस के अंदर बैठकर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और आसपास गाड़ियों को आते जाते वो गिन रहे थे। वो देख रहे थे कितना ज्यादा राजमार्ग के ऊपर धुआं, पीपा, ध्वनि प्रदूषण वगैरह देखने को मिल रहा था। तो उन बच्चों के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कितने ज्यादा जो वाहन आ रखे हैं, गाड़ी वगैरह आ रखे हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, बस, ट्रेन, मेट्रो, इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि एक जने को निकलना और अपनी वो हवाई जहाज लेकर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करें। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि आने जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि घर से बाहर जाने से बचें, ये नहीं कि व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि ना रखें, ये नहीं कि पर्यावरण सुरक्षा सीमा के व्यक्तिगत वाहनों का इंजन का नियमित रूप से जांच करवाते हैं, उससे केवल प्रदूषण बचेगा। कैसे आप बचोगे ट्रैफिक से, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको सबसे सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चल, आगे बोला खनिज तेल का प्रयोग होता है। तो खनिज तेल का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसमें क्या, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था कल, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, वो जो प्रयोग होता है वो होता है पेंट और किसके लिए, पेंट और किसके लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने लगाया ए वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो चैप्टर ये दोस्तों यही फिनिश हो जाता है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, और बाकी एनसीईआरटी की बुक हम फॉलो करते हुए चल रहे थे, जिसमें हमने क्लास 5 स्टार्ट कर रखी है और क्लास 5 का हम चैप्टर नंबर आज 13 फिनिश कर चुके हैं, जो कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, ट्रैवल। क्या है, ट्रैवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेंथी चैप्टर, लेकिन आज हमने इसको फिनिश कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई, जितनी चीजें समझाई, वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों एमसीक्यू कम है, कोई बात नहीं, लेकिन हम केवल यहाँ पर थ्योरी के ऊपर मेन फोकस करते हैं। एमसीक्यू के लिए हम अलग से सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हमने दोस्तों ये कंप्लीट करा। बाकी जब आपसे मेरी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो यही क्लास 5 को ही हम फॉलो करेंगे और चैप्टर नंबर 14 को कवर करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। बाकी जो है चैप्टर क्लास 5 के अंदर जितने भी बड़े बड़े लेंथी चैप्टर है फिनिश हो चुके हैं, अब आपके छोटे छोटे चैप्टर मिलेंगे, तो टेंशन ना लीजिए, आराम से हम किताब को जल्दी ही फिनिश कर लेंगे। आई थिंक 4-5 लेक्चर और लगेंगे और चैप्टर हमारी ये किताब जो है फिनिश हो जाएगी। तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 फिनिश हो गई। फिर हम ज्योग्राफी और किसको छुएंगे, साइंस को। उसमें भी ज्यादा नहीं 10-15 लेक्चर होंगे और साइंस और वो पूरी फिनिश हो जाएगी। हमें पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 6ठी-7वीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें पढ़ने की जरूरत है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको बताई, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।